कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड की कुछ डिस्कशन मैं आपसे जुबानी कलामी पहले करना चाहूंगा, स्लाइड में आपको दिखा दूंगा। पहले तो बताओ इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? न्यूक्लियस में होती है, एसिडिक इन नेचर है न्यूक्लिक एसिड, नाम क्लियर। क्या ये हेट्रोजीनियस कंपाउंड है या पॉलीमर है? ये पॉलीमर्स हैं, तो इनके मोनोमर कौन है? न्यूक्लियोटाइड्स। गुड, ये बातें आपको पहले से पता ही, मैं ब्रीफ आउट कर रहा हूं, हमारी स्लाइड बड़ी आसान हो जाएगी। चलें, गुड हो गया। एक स्टेप आगे चलते हैं। न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड इज गुड। तो डीऑक्सी को डीऑक्सी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ऑक्सीजन कम है, ओनली वन ऑक्सीजन दैट इज डेफिशिएंट इन डीऑक्सी एंड दैट इज प्रेजेंट इन राइबोज में। एक्स्ट्रा नहीं है, राइबोज में नॉर्मल है, डीऑक्सी में कम है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड की आपने बात की, न्यूक्लियोटाइड कौन सी तीन चीजें बनाती? अच्छा, आज के बाद जब अगर आपसे पूछे या आपने कहीं लिखना हो या बताना हो कि कौन सी तीन चीजें बनाती है, तीनों चीजें तो आपको आती होंगी, हमेशा पेंटोज शुगर पहले बोलना। उसकी वजह मैं बताता हूं क्यों। क्या पहले बोलना है? पेंटोज शुगर भी है, नाइट्रोजनस बेस भी है, फॉस्फेट ग्रुप भी है, लेकिन पेंटोज क्यों पहले बोलना है? पेंटोज शुगर इज द बैकबोन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बैकबोन की टर्म इंग्लिश की है ना, बायोलॉजी की तो नहीं है। तो बैकबोन का हम क्या, एक इंग्लिश में हम किसी को इंपॉर्टेंस देनी है तो हम कहते हैं यार ये बंदा तो इस इंस्टीट्यूशन की बैकबोन है, या फलाना बंदा तो इस इलाके की बैकबोन है, मतलब अगर वो निकाल दो तो डेड है। ऐसे ही ना बैकबोन का कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, न्यूक्लियोटाइड की बैकबोन कौन है? पेंटोज। मतलब इसको ऐसे बोल लो कि नाइट्रोजनस बेस भी पेंटोज पे लगी होती है, फॉस्फेट भी पेंटोज पे लगा होता है, पेंटोज सेंटर। इसके साथ चीजें अटैच हो रही हैं या उतर रही हैं? बात समझ आ गई? न्यूक्लियोटाइड की बैकबोन बोल रहा हूं आपको, न्यूक्लियोटाइड की। चलें, गुड हो गया। पेंटोज शुगर का फर्क है। दूसरा, नाइट्रोजनस बेस आपने बोली इसमें होती है। डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजनस बेस का कोई फर्क? एग्जैक्टली, यूरासेल एंड आरएनए, एंड इंस्टेड ऑफ यूरासेल थायमिन इज डीएनए। बाकी तीन कॉमन है दोनों में, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, आरएनए में भी है, डीएनए में भी। वेरी गुड हो गया। फॉस्फेट ग्रुप का कोई फर्क दोनों में? कोई फर्क नहीं, डीएनए आरएनए में फॉस्फेट ग्रुप का कोई फर्क नहीं है। बाय द वे, मैं पेंटोज पेंटोज शुगर बोल रहा हूं, इज इट मोनोसैकेराइड, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड जो यहां पे है? मोनोसैकेराइड ना। देखो चैप्टर कनेक्ट हो रहे हैं, टॉपिक्स कनेक्ट हो रहे हैं यहां पे, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एकदम सवाल लिखा है, जैसे अभी आपको टाइम लगा ना एक सेकंड के लिए, तो मैं आपको फ्लो में लेकर आ रहा हूं। अब आपको पता लगे मोनोसैकेराइड, इसका मतलब है ओलिगोसैकेराइड भी डीएनए आरएनए में नहीं होता, पॉलीसैकेराइड भी डीएनए आरएनए में नहीं होता। चलो, गुड हो गया। तो इसका मतलब है कि तीन चीजें दोनों के न्यूक्लियोटाइड में हैं, तीन में से दो फर्क है, एक कॉमन है। पेंटोज शुगर भी फर्क है, और राइबोज डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजनस बेस भी एक फर्क है, फॉस्फेट सेम है। क्लियर हो गया? ओके। डीएनए आरएनए का कोई और फर्क? सिंगल स्टैंड, डबल स्टैंड। गुड। और कोई फर्क? लोकेशन का कोई फर्क है? क्या फर्क? आरएनए। अच्छा, मैं आपको समझाता हूं इसी बात को, मैं थोड़ा सा नोट्स कर दे। इन्होंने ये बताया कि सर डीएनए जो है न्यूक्लियस में मिलेगा या ऑर्गेनेली में, आरएनए हर जगह पे होता है। मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आ जाए ना, आरएनए इज मेनली लोकेटेड इन, एक स्टेटमेंट है ना, अब उसमें साइटोप्लाज्म भी लिखा है, न्यूक्लियस भी लिखा है, डीएनए भी, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया भी लिखा है, प्लास्टिड भी है, तो सब जगह पे मेनली इन साइटोप्लाज्म। डीएनए इज मेनली इन न्यूक्लियस। डीएनए तीन जगहों पे कहां कहां है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। आरएनए तीन जगहों पे कहां कहां है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। न्यूक्लियस में हम उसको बोलते नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस से तो निकल के बाहर ही आना होता है, न्यूक्लियस में रहना नहीं होता। राइबोसोम भी बनाएगा तो भी बाहर आना है, एमआरएनए बनेगा तो भी बाहर आना है, टीआरएनए बनेगा तो भी बाहर आना है। डीएनए हमेशा न्यूक्लियस में रहता है, लेकिन कंट्रोल सबको करता है थ्रू आरएनए।
मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कौन करता है? डीएनए, लेकिन उसको फ्लो को मेंटेन कौन करता है? आरएनए। तो इनकी लोकेशन का भी फर्क आ गया, बिल्कुल इनका फर्क है। बात समझ रहे हो आप लोग? एक बॉन्डिंग पैटर्न है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस की हमने कोई क्लासिफिकेशन की थी परसों, स्ट्रेट चेन और रिंग्ड, ब्रांच नहीं, स्ट्रेट और रिंग। स्ट्रेट किसमें थी? फॉस्फोलिपिड। और रिंग किसमें है? न्यूक्लिक एसिड। रिंग में कौन से दो दो फॉर्म्स कौन सी हैं? सिंगल रिंग, डबल रिंग। सिंगल रिंग आर पायरेमिडीन्स, डबल रिंग आर प्योरीन्स। बेटे मैं एक ब्रीफ रिवीजन करवा रहा हूं आपको, आपने मेरी तरफ फोकस रखना है, हमारा काम आसान हो जाएगा आगे। दोबारा बताता हूं, सिंगल रिंग कौन सी है? पायरेमिड, नाम बड़ा है, रिंग सिंगल है। प्योरीन का नाम छोटा है, रिंग डबल है, इस तरह याद रखने का तरीका है। प्योरीन में कौन सी दो आती हैं? एडिनिन, गुआनिन। पायरेमिडीन में कौन सी तीन आती हैं? साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। एक बात याद रखनी है हमेशा, जब डीएनए का डबल स्ट्रैंड होता है तो डबल स्ट्रैंड के जुड़ेंगे ना किसी तरीके से, वो नाइट्रोजनस बेसिस के थ्रू जुड़ते हैं। किसके थ्रू जुड़ते हैं? तो वो बॉन्डिंग पैटर्न का तरीका क्या है? अ प्योरीन पेयर्स विद अ पायरेमिडीन। अ प्योरीन पेयर्स विद अ पायरेमिडीन। प्योरीन कभी प्योरीन के साथ पेयर नहीं कर सकता, पायरेमिडीन कभी पायरेमिडीन के साथ पेयर। अच्छा, उसमें भी फिक्स है, ये नहीं है कि प्योरीन एडेनिन है तो वो किसी के साथ भी कर लेगा। आपको पता है एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायमीन इन केस ऑफ डीएनए एंड यूरासिल इन केस ऑफ आरएनए। और जी और सी का क्या रूल है? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जीसी, एटी या एयू में कौन सी होती है? डबल हाइड्रोजन। बाय द वे, यू हैव जस्ट टोल्ड मी डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, तो आरएनए में बॉन्डिंग होगी? ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, तो डबल में तो समझ आता है, सिंगल में भी बिल्कुल आपने ठीक बताया। सिंगल में सिर्फ तब जरूरत पड़ती है आरएनए को जब वो अपने ही ऊपर फोल्ड करे। बात समझ आ रही? जब वो अपनी ही सेल्फ फोल्डिंग करता है और होती है ये, तब यहां जो बनेगा बॉन्ड वो कौन सा होगा? हाँ, वो AU GC वो वाला बन जाए। और बेटे इसमें एक चीज गलत नहीं कर देना, मैंने स्टूडेंट को मिस्टेक करते हुए देखा है, गौर से बात समझनी है। चाहे थायमीन इन डीएनए हो, गौर से बात सुननी है, चाहे यूरासिल इन आरएनए हो, दोनों एक ही चीज से पेयर करेंगे, एडेनिन। यूबीए से, टीबीए से। यहां मैंने स्टूडेंट को बड़ी अजीब मिस्टेक करते हुए देखा है। यू से बॉन्डिंग करवानी होती है, आगे टी लिख देते हैं, मतलब वो रिप्लेस करें ना, इधर इधर है, वो समझ रहे हैं कि आगे डीएनए के स्ट्रैंड पे क्या होगा। मैं आपको बात ऐसे समझाता हूं आसान वर्ड में। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या हो रहा होता है? एक स्ट्रैंड डीएनए का, दूसरा आरएनए बन रहा होता है, इज इट इट? तो अगर आरएनए के स्ट्रैंड पे यूरासिल है तो इसके ऑपोजिट डीएनए पे क्या लगा होगा? एडेनिन। यहां गलत कर देते हैं, वो पता क्या समझ लेते हैं, यहां यूरासिल है तो वहां थायमीन होगा, मतलब यहां आरएनए है तो वहां डीएनए, वो डिफरेंस करने के चक्कर में ये गलत कर देते हैं। लेकिन आपने याद रखना है, ये बात ये नहीं हो रही कि कौन कौन सी है, बात ये हो रही है बॉन्डिंग पैटर्न कौन सा है, पेयरिंग किससे। तो यूरासिल भी एडेनिन से, थायमीन भी एडेनिन से। हाँ, अगर एडेनिन की तरफ से देखो फिर डिफरेंट है। एडेनिन को अगर आरएनए के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो यूरासिल से करेगा, अगर डीएनए के कॉन्टेक्स्ट से देखो तो थायमीन से। लेकिन अगर थायमीन यूरासिल, आप थायमीन और यूरासिल की तरफ खड़े हुए हैं तो आपको एक ही चीज नजर आनी चाहिए, सिर्फ एडेनिन, बस बॉन्डिंग उसी से बनने वाली। बात समझ आ रही है? इसमें स्ट्रक्चर में लास्ट बात, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में लास्ट बात, गौर से देखना इधर। बैकबोन कौन है न्यूक्लियोटाइड की? चलो मैंने पेंटोज शुगर हाथ से बना लेता हूं। राइबोज है, एल्डो है, 5 कार्बन है, रिंग कितने कॉर्नर्ड होगा? 5 कॉर्नर्ड। आ गया रूल वापस कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड वाला, कि क्या हमने रूल निकाला था नंबर ऑफ कॉर्नर निकालने का? अगर एल्डो है तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल कार्बन। 5 ही है तो 5 कॉर्नर्ड ही होगा। अब इधर देखो, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन से दो कार्बन के दरमियान होगा? कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4, सेकेंड लास्ट, फंक्शनल ग्रुप वाला और सेकेंड लास्ट, 5 बार लटका होगा। अब इधर देखो, मैं बना रहा हाथ से हाइपोथेटिकली, ठीक है? ये बाहर क्यों लगा दिया मैंने, ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों किया है? 5 बाहर है, ये पूरा पीछे पेंटोज बन रही है।
तो इसमें क्या हो गया, अब गौर से देखना, कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, 4 5 से O के जरिए मिला हो। क्लियर क्लियर। अगली बात करता हूं, इसी पेंटोज शुगर के अंदर, चाहे वो डीएनए में है या आरएनए में, वो हम छोड़ते हैं, कार्बन नंबर 1 पे क्या लगा है, नाइट्रोजनस बेस। 1 पे क्या लगा है, तो तीसरी चीज क्या रहेगी न्यूक्लियोटाइड में, फॉस्फेट। कार्बन नंबर 5 पे, ब्रांच के ऊपर, कहां पे, कार्बन नंबर 5 में, ब्रांच पे। एक यहां तक बात एब्जॉर्ब हो गई है। तो अब मुझे बताओ कौन कौन से कार्बन नंबर फ्री पड़े हुए हैं, 2 3 4, ये अवेलेबल है अभी कि अपने साथ और चीजें जोड़ सकते हैं। 1 का पूरा हो गया गेम, 1 कहता भाई नाइट्रोजन बेस जोड़ लिया, अपना देना कुछ और। 5 क्या कह रहा है, क्या जोड़ लिया, फॉस्फेट जोड़ लिया। 2 3 4 खड़े में हाथ खड़े कर, सर समथिंग इज अवेलेबल, तो हमें भी कुछ दे। अच्छा उनके पास है क्या जिसको वो रिप्लेस करके कुछ ले सकते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या पढ़ा था हमने मोनोसेकेराइड में, ऑल दी कार्बन कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सेप्ट 1, जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो 2 ने तो अपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले लूज कर दिए हैं। 1 वाले ने दे के क्या ले लिया, नाइट्रोजनस बेस। 5 वाले ने दे के क्या ले लिया, फॉस्फेट। 2 3 और 4 के पास है। यहां पे मैं रोकने लगा आपको, अगर डीएनए है तो क्या 2 के पास है, 2 के पास हाइड्रोक्सिल है। क्या करते हो, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में ऑक्सीजन किस कार्बन नंबर पे कम होती है, कार्बन नंबर 2 पे। तो इसका मतलब है डीएनए में जो पेंटोज शुगर है उसके कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल नहीं लगा, सिर्फ H लगा हो। O तो वो पहले ही दे चुका है, तभी तो वो डीएनए कहला रहा है। अब अगली बात सुनो, इसका मतलब है, मैं एक और बात करने लगा, अगर आरएनए है तो कार्बन नंबर 2 3 4 तीनों पे हाइड्रोक्सिल। अगर डीएनए है तो कार्बन नंबर 2 और 4 पे हाइड्रोक्सिल, 3 पे नहीं, सॉरी कार्बन नंबर 3 और 4 पे हाइड्रोक्सिल, 2 पे नहीं लगा हुआ। कार्बन नंबर 3 और 4 पे लगा हुआ डीएनए में, 2 पे नहीं लगा। क्लियर। अच्छा अगली बात, एक हाइड्रोक्सिल इनमें से इंपॉर्टेंट है, कार्बन नंबर 3 वाला। कौन सा इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि अगर एक न्यूक्लियोटाइड ने नए न्यूक्लियोटाइड से मिलना है तो वो कार्बन नंबर 3 वाले हाइड्रोक्सिल से मिलेगा जाके, तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड का भी कार्बन नंबर 3 आएगा। पहले का तो आ गया कार्बन नंबर 3, 2 न्यूक्लियोटाइड है ना, पहले का कार्बन नंबर 3, नेक्स्ट का कार्बन नंबर 5। पहले का कार्बन नंबर 3, नेक्स्ट। बेटे मैं कहां जा रहा हूं, मैंने पहले अलग-अलग न्यूक्लियोटाइड बोले, अब मैं क्या करने लगा हूं, 2 न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने लगा हूं। तो जोड़ने के लिए पहले का कौन सा कार्बन नंबर ले रहा हूं, 3, दूसरे का कौन सा कार्बन नंबर है, 5 पे तो पहले से क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ। इसका मतलब है अगले एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूं, पहले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल अगले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 के फॉस्फेट से बाइंड करें। क्लियर क्लियर यहां तक। अब मैं एक बात बोलने लगा हूं, हमने पढ़ी है असाइल ग्लिसरोल में, असाइल ग्लिसरोल लिपिड्स में पढ़े हैं हमने, उसकी कोई डेफिनेशन थी, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल। इसका मतलब है जब कभी एसिड किससे मिलता है, अल्कोहल से मिलता है, तो एस्टर बनता है। एक कॉन्सेप्ट जरा समझना है, एक न्यूक्लियोटाइड जिसमें फॉस्फेट अभी नहीं लगा, एक न्यूक्लियोटाइड जिस पे फॉस्फेट नहीं लगा, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस है और शुगर है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं, अगर फॉस्फेट लग जाए तो क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये क्लियर है, ये पहले से पता होगा आपको। मैं एक और बात करने लगा हूं, कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट लगना है, फॉस्फेट एसिडिक है, और कार्बन नंबर 5 के ऊपर हाइड्रोक्सिल OH है, अल्कोहलिक ग्रुप। तो अगर फॉस्फेट ने अल्कोहल के साथ मिलना है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, एस्टर बॉन्ड। ये भी मैं 2 न्यूक्लियोटाइड को नहीं जोड़ा, मैं एक ही न्यूक्लियोटाइड के अंदर कार्बन नंबर 5 पे क्या लगा रहा हूं, फॉस्फेट लगा रहा हूं। गौर से समझो, तरीके से चलो, एक MCQ की तरफ लेके जा रहा हूं आपको आगे, इसलिए मुझे तमहीद बांधनी पड़ी है पहले। हो गया। इसका मतलब है जब भी कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट लगता है तो वो एस्टर बॉन्ड ही होता है। अब जब ये वाला कार्बन नंबर 5 का फॉस्फेट एक और न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के हाइड्रोक्सिल से लगेगा तो दोबारा वही नहीं होने लगा, एसिड विद अल्कोहल। तो यहां पे फिर क्या बनने वाला है, फॉरेस्ट।
तो जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो इसको कहते हैं डाई एस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं? लेकिन लेट मी स्टॉप यू हियर, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लें। डाई एस्टर में से एक एस्टर अभी नहीं बना, एक पहले का बन चुका जब फॉस्फेट लगा था 5 पे। एक एस्टर अभी बना है जो अगले न्यूक्लियोटाइड के 3 से मिला। इसीलिए जब फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बनेगा वाटर कितने रिलीज होंगे? 1। हालांकि कॉन्सेप्ट में 2 एस्टर में 2 वाटर आने चाहिए यार। असाइल ग्लिसरॉल में क्या पड़ा था? मोनोअसाइल ग्लिसरॉल में 1 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल 1 वाटर, 2 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल 2 वाटर, 3 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल 3 वाटर। तो सर यहां पे भी तो डाइएस्टर है, यहां पे भी तो 2 वाटर आने चाहिए। 2 क्यों नहीं आ रहे? 1 क्यों आ रहा है? एक पहले ही निकल चुका है वाटर, जब फॉस्फेट मिला होगा 5 से वो निकल चुका है। तो बनता बॉन्ड फॉस्फो डाइएस्टर है, लेकिन वाटर कितना निकल? 1 वाटर। वैसे आपस की बात है तो एस्टर बॉन्ड हमने कहां कहां पढ़ लिए हैं? असाइल ग्लिसरॉल, when 2 nucleotide make a bond and when a phosphate attached to carbon number 5, 3 जगहों पे आ गया। ऐसे ही हो गया ना, जब फॉस्फेट कार्बन नंबर 5 से लगा तब भी एस्टर, जब असाइल ग्लिसरॉल बना तब भी एस्टर, और जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा तब भी एस्टर। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्टर बॉन्ड? बायोलॉजी से रिलेटेड आ जाए। 50 एग्जांपल लिखी हो, इन 3 तो हो गए, ये तो है, बाकी में नहीं होगा। तो रट्टा नहीं लगाना हमने इसको इस तरह से एब्जॉर्ब कर लिया। अभी आपको बात समझ आई? मैंने इस पे कुछ टाइम लगाया है आपको ये चीज समझाने के लिए कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये कितना ज्यादा मैटर करता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं मैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को, कार्बन नंबर 3 ऐसे ही है, ये एस्टर बॉन्ड बनाया उसने, वाटर निकल गया ना, वो रह गया, और इसने तो पहले से एस्टर बॉन्ड बनाया हुआ अपने कार्बन नंबर 5 के साथ, ये पहले से। ये होता है एस्टर बॉन्ड, कोपॉक। क्या होता है? कोपॉक। डाइएस्टर, एक एस्टर दूसरा एस्टर। ये भी आएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइएस्टर बॉन्ड। आपको डिफरेंट डॉज किए हो, कोपॉक लिखा हो, फिर हो सकता है ये लिख दे, हो सकता है ये लिख दे, कुछ भी लिख दे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नहीं, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन फॉस्फेट ऑक्सीजन ऐसे चल, कोपॉक है। सो इंट्रोडक्शन क्या हो गया? डेफिनेशन न्यूक्लिक एसिड की, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड बिकॉज फाउंड इन न्यूक्लियस एंड एसिडिक इन नेचर। अब चीजें हमारे लिए आसान हो गई। बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? न्यूक्लियोटाइड है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस फॉर फॉस्फोरिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड। बट इफ फॉस्फेट इज रिमूव्ड, पेंटोज एंड नाइट्रोजनस क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। जरा बारी बारी तीनों एलिमेंट्स को देख लेते हैं। पेंटोज शुगर आरएनए में कौन सी है? राइबोज। डीएनए में कौन सी है? डीऑक्सी। और कहां पे ऑक्सीजन रिमूव किया हुआ है? कार्बन नंबर 2 पे। ये बना भी हुआ है, देखो कार्बन नंबर 2 H लगा हुआ है, कार्बन नंबर 2 पे OH लगा हुआ है। नाइट्रोजनस बेसिस का टेबल देखा था हमने, फॉस्फोलिपिड में मैंने आपको दिखाया था, ये फॉस्फोलिपिड वाली थी, कोलीन, इथानोलामीन, सीरीन। अब कौन सी पे आ गए हम? रिंग्ड पे, जो कि न्यूक्लिक एसिड में है, पायरामिडीन, साइटोसिन, यूरासिल थायमीन, डबल रिंग प्योरीन, गुआनिन एंड एडेनिन। तो ये हो गई, ऊपर वाली डबल रिंग आपको नजर आ रही है, नीचे वाली सिंगल रिंग। तो फॉस्फोरिक एसिड में खैर कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, वो आपको पता ही है। अब ये देखो, जब न्यूक्लियोटाइड, अब न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है? दोनों हेडिंग बड़ी मजे की हैं। एडिशन ऑफ नाइट्रोजन, एडिशन ऑफ फॉस्फोरिक, किस पे? पेंटोज शुगर पे, इसीलिए तो बोला वो बैकबोन है। ये ऐड होगी, किस पे ऐड होगी? कार्बन नंबर 1 लिखा हुआ नीचे लाइन में, और ये किस पे ऐड होगा? कार्बन नंबर 5। और ये जब ऐड होगा तभी एस्टर बॉन्ड बन जाएगा यहीं पे पहला। तो इस तरह करके कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5, सिर्फ 3 का हाइड्रोक्सिल क्यों लिखा हुआ है? होता तो बाकियों के साथ भी है, क्योंकि ये है वो जो अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्डिंग में काम आए। अब ये क्या बना हुआ है? ये न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड में पॉसिबिलिटी क्या होती है? एक फॉस्फेट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मैक्सिमम 3 होता है, 3 से ज्यादा नहीं होता। अगर एक लगा हुआ है तो नाम क्या है? एडिनोसिन किस चीज का नाम है? एडेनिन तो बेस का है, एडिनोसिन क्या है? एडिनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड।
न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें क्या आ गई? सुनो मेरी बात सुनो, अगर नाइट्रोजनस बेस थी तो एडिनिन थी, अगर पेंटोज के साथ लगा दिया तो क्या बन गया? एडिनोसिन। अगर नाइट्रोजनस बेस थी तो गोआनीन, अगर पेंटोज शुगर के साथ लग गई तो गुआनोसिन, अगर नाइट्रोजनस बेस थी तो यूरासिल, अगर शुगर के साथ लग गई तो यूरिडीन, थायमीन थायमिडीन, साइटोसिन साइटिडीन। पहले इनके नाम एब्जॉर्ब करो, ये न्यूक्लियोसाइड के नाम है। तो अगर इसको न्यूक्लियोटाइड बनाना तो क्या करूं इसमें? या तो एक फॉस्फेट, ये भी न्यूक्लियोटाइड, दो फॉस्फेट वाला भी एक न्यूक्लियोटाइड, तीन फॉस्फेट वाला भी एक न्यूक्लियोटाइड नहीं बढ़ रहे, सिर्फ फॉस्फेट बढ़ रहे। एएमपी, एडीपी, एटीपी सब एक एक न्यूक्लियोटाइड ही, एक ही न्यूक्लियोटाइड। बात समझ आ रही? एएमपी एक अलग है, एडीपी अलग है, एटीपी अलग है, लेकिन ये नहीं करिए ना, समझ लेना एएमपी एक फॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड, एडीपी दो फॉस्फेट दो न्यूक्लियोटाइड। नो, दिस इज रॉन्ग। एडीपी भी एक है। वैसे बाय द वे इसको देख के बता सकते हो ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है कि डीएनए का? क्या लॉजिक है? राइबोस लगी हुई है। अगर मैं डीएनए का बनाऊं तो क्या लिख दूं? एक और सवाल मैं आपसे करता हूं इसी स्लाइड पे, अगर राइबोस ना लिखा होता क्या मैं बता सकता था डीएनए का क्या आरएनए? मैं बिल्कुल बता सकता था। मैं आपको बताता हूं कैसे। एक मिनट, लेट मी स्टॉप यू। मैं आपको बताता हूं। ये निकोटीनामाइड एडेनिन, ये देखो जो मैंने आपको बताना था कि बगैर राइबोस लिखे भी पता लग जाएगा। आरएनए डीएनए आपकी बुक का टेबल है, लेकिन इसको समझना है। ये क्या लिखी हुई है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे? नाइट्रोजनस बेसिस। ये क्या लिखे हुए हैं? न्यूक्लियोसाइड। मैंने नाम चेंज किया, एडेनिन, एडिनोसिन, साइटोसिन, साइटिडीन, सारे नाम लिखे हैं। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? एएमपी, एडीपी, एटीपी। शुगर तो नहीं लिखी, इसको आरएनए में क्यों लिख दिया? मुझे कैसे पता लगेगा ये डीएनए में है? साथ स्मॉल डी लगा होगा। बगैर शुगर लिखे हुए भी हम ये बता सकते हैं न्यूक्लियोटाइड को देख के कि वो डीएनए का है कि आरएनए का है। क्या उसकी नॉमेनक्लेचर लगा होना चाहिए? स्मॉल डी। आसान है। और अगर स्मॉल डी नहीं लगा तो क्या बोले? आरएनए का। आपने बताना है कैसे पता लगा आरएनए का है। एक बात मेक श्योर कर लेना, क्या साइटोसिन आरएनए में होती है कि नहीं? ये रूल है। क्यों? आरएनए का डी तो नहीं लगा साथ? सर थायमीन तो आरएनए में होती ही नहीं। क्यों? लेकिन आरएनए का भी हो तो सर डी नहीं लगा होना चाहिए, तब आरएनए का बनेगा। ये अब बनेगा आरएनए का। हाँ, इस तरह करके तो तब ना ये डीएनए का है ना आरएनए का। इस तरह ये भी बेटे ना ये डीएनए का था ना आरएनए का था। अगर डीएनए का बनाने तो क्या करना पड़ेगा? बाकी कॉमन है, जी भी कॉमन, सी भी कॉमन, ए भी कॉमन। और फर्क कैसे करोगे? ऐसे आए ना क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड? क्या क्लू है? डी लगाओ, स्मॉल डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइबोन्यूक्लियोटाइड? डी नहीं लगाओ बस। हाँ, लेकिन यू और टी की गेम जरा देख के, वो यू के साथ डी लगा नहीं लगा वो गेम बात की है भाई। पहले ये देख लो, डीएनए पूछा तो यू तो होता ही नहीं, और आरएनए पूछा तो टी तो होता ही नहीं। इस नॉमेनक्लेचर का मतलब। तो स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन में क्या बोले? आरएनए। अब देखो, अब आरएनए बनाने लगे हैं, आरएनए डीएनए बनाने। बाय द वे मैं आपको सारा बता तो चुका हूं, मुझे आपने बताना है। एक आरएनए में, चलो एक डीएनए में बात ज्यादा चीज समझ आएगी। डीएनए में कितनी बॉन्डिंग्स है? चलो, कितनी टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स है? वन इज द बॉन्ड इन द स्ट्रैंड एंड सेकेंड इज द बॉन्ड बिटवीन दी स्ट्रैंड्स। जो इन दी स्ट्रैंड है, जो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा है, वो कौन सा है? फॉस्फोडाइएस्टर। और जो दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान में, वो कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों में से किसको तोड़ना आसान है? क्यों हाइड्रोजन को तोड़ना क्यों आसान है? क्योंकि ये वीक बॉन्ड है, ये नॉन कोवलेंट बॉन्ड है। फॉस्फोडाइएस्टर कौन सा बॉन्ड है?
कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट में आपने मैंने आप लोगों से सीखा, आपने बताया था सर एक पोलर होते हैं एक नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर सिमिलर के दरमियान, पोलर डिफरेंट के दरमियान, ये पोलर है नॉन पोलर है। फॉस्फोडाइस्टर, इतना मुश्किल सवाल है? पोलर है ना यार, सब डिफरेंट है, CO PO C सारी डिफरेंट है यार। तो ये क्या है? ये पोलर और वेरी स्ट्रॉन्ग। पोलर और स्ट्रॉन्ग होते हैं। पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट में इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं? पोलर वाले। वैसे मैं आपसे एक और बात पूछूं, हाइड्रोजन अगर तोड़ना है क्या यूज कर सकता हूं मैं तोड़ने के लिए? आपने पढ़े हैं, दो तरीके पढ़ रखे हैं इसको तोड़ने के लिए। एक पढ़ा हुआ है आपने डीएनए रेप्लिकेशन में, एक आपने पढ़ा हुआ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। रेप्लिकेशन में कैसे टूटता है? हेलिकेज। रेप्लिकेशन का पहला स्टेप क्या है भाई? हेलिकेज जो स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा तो नए बनेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के चैप्टर में, वहां कैसे टूटता है? हेलिकेज नहीं यूज करते, हीट। वहां पे क्या देते हैं? तो ये तो वीक हुआ तो हीट से टूट गया ना। देखो कितना वीक बॉन्ड है, थोड़ी सी हीट दी। पीसीआर का पहला स्टेप क्या है बेटे? बॉन्ड तोड़ते हैं, हीट देते हैं। वहां हेलिकेज नहीं यूज करते। लेकिन दोनों केस में आप क्या तोड़ रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। बाय द वे, हम फॉस्फोडाइस्टर तोड़ सकते हैं? ये भी एक जगह आपने तोड़ा हुआ है। सर अल्लाह की कसम मैं नहीं तोड़ा सर, मैं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं तोड़ा सर। तोड़ा हुआ है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के चैप्टर में तोड़ा हुआ है। मॉलिक्यूलर सिजर्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करते हैं? डीएनए के अंदर कट लगाते हैं। वो कट हाइड्रोजन बॉन्ड का नहीं होता, वो कट किसका होता है? ये पीस निकालना होता है एक दरमियान से। काम की चीज निकालनी होती है ना, यही पीस निकाल के तो आगे देते हैं ताकि इसको मल्टीप्लाई करवाएं। लेकिन बात समझो मेरी गौर से, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना आसान था या इसको? हाइड्रोजन कैसे टूटा? हेलिकेज, हीट। इसके लिए क्या चाहिए? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, मतलब एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम भी कैसा है? एंडोन्यूक्लियेज, जो न्यूक्लिक एसिड को अंदर जाके तोड़ सकता है। मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंजाइम। अगर इतना ही आसान होता तो इसको भी हीट से तोड़ लेते, इसमें भी कोई हल्का फुल्का हेलिकेज डाल देते। नहीं, आसान नहीं। वो एक एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की हिस्ट्री क्या है? ई कोलाई से लेते हैं, एक बैक्टीरिया से लिया तोड़ने के लिए एंजाइम, वो भी ह्यूमन से नहीं मिला। तो बात समझ रहे हैं? मैं आपको स्ट्रेंथ बता रहा हूं और वीकनेस बता रहा हूं कि डीएनए को तोड़ना इतना कोई खाला जी का घर नहीं, इतना आसान नहीं। उसके दरमियान वाली बॉन्डिंग तो फिर टूट जाती है, ये नहीं हिलने वाले। आरएनए भी सेम, आरएनए का स्ट्रैंड नहीं टूटेगा, बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है। बात समझ रहे हो? ओके। फॉस्फोडाइस्टर OH ग्रुप ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप ऑफ नेक्स्ट। वैसे आपस की बात है, अगर पहले का मैं बना रहा हूं न्यूक्लियोटाइड, एक आसान, बिल्कुल आसान सिंपल एक लैंग्वेज में, C5 C3, एक नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आया उसका C5 C3। मैंने रूल क्या बताया है? फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का C3 किसके साथ बाइंड करता है? सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के C5, और चलता जाएगा काम। तो पहले का कौन सा फ्री हुआ और लास्ट का कौन सा फ्री होगा? तो हम क्या बोलते हैं जब हम स्ट्रैंड बनाते हैं डीएनए आरएनए का? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये है 5 और 3 प्राइम। और मुझे अगली बात बताओ, अगर इस स्ट्रैंड को और इलोंगेट होना है तो 5 प्राइम वाले एंड पे कुछ ऐड हो के 3 प्राइम वाले पे 3 प्राइम, क्योंकि रूल ये चलेगा कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का कार्बन 3, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के कार्बन 5। समझ आ गई बात? ये बना हुआ आपके सामने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, येलो में जो हाईलाइट हुआ, जल्दी से COPOC। सो इन अ चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पहले का 5 प्राइम फ्री रहेगा, लास्ट का कौन सा फ्री रहेगा? 3 प्राइम। और डीएनए का आपको पता है, डीएनए में बस एक चीज ऐड हो गई। हाँ, डीएनए की एक बात बता दूं आपको, आपने एक बात याद की हुई है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं ना, आप क्या कहते हो? एक होता है 5 प्राइम टू 3, ये ना समझ लेना कहीं कि जो 3 to 5 वाला है ये बना भी 3 to 5 के रास्ते से, ऐसा हरगिज नहीं होता। मैं आपको समझाता हूं कैसे। मेरे पास 2 डिफरेंट बोर्ड मार्कर हाँ पड़ी हुई है, ये देखो। डीएनए के जब दोनों स्ट्रैंड बनते हैं ना, गौर से देखना है, ऐसे ही बनते हैं, 5 to 3 5 to 3। हम कैप वाली साइड 5 ले लेते हैं, 5 to 3 5 to 3 बनते हैं ऐसे अलग अलग।
लेकिन जब इन्होंने कॉइलिंग करनी होती है तो क्या हो जाते हैं, एंटी पैरेलल। ये कॉन्सेप्ट समझो, ये ना समझ लेना कि 3 to 5 है तो ये 5 to 3 बना है, ये 3 to 5 बना है, नहीं। अगर हमने रेप्लिकेशन पढ़नी होती ना तो मैं आपको वहां पे बताता कि जो मर्जी स्टैंड हो बनता किस डायरेक्शन में है, 5 to 3। ये रूल है जो इसमें ऐसे ही चलता है। और ये हमने कर लिया। डबल बॉन्ड होते हैं ए और टी के दरमियान, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जी और सी के दरमियान। ऐसे होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कुछ, तो ये होगी बॉन्डिंग इसमें, ऐसे चलती है। अब ये ना ये वो है मेमोरी सवाल, वो लिखा है जी कि जो ईच टर्न ऑफ डीएनए, ये देखो ये टर्न है, ये एक टर्न बन रही है, तो एक टर्न में वो क्या कह रहा है कि इसकी 34 एंगस्ट्रॉम या कितनी होती है नैनोमीटर में, 3.4। और ये होते हैं बेस पेयर, कहता है एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर आते हैं। और ये जो ये बेस पेयर है ना आपस में, इनका जो डिस्टेंस है आपस में वो फिर और कम हो जाएगा, टर्न से और कम हो जाएगा, तो वो 3.4 एंगस्ट्रॉम या कितना हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। वो सिंपल 10 पे डिवाइड कर दिया, एंगस्ट्रॉम को भी 10 पे डिवाइड कर दिया, नैनोमीटर 10 पे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एक टर्न में 10 होते हैं, इस वजह से 10 पे डिवाइड कर। तो फाइनली कंपैरिजन आरएनए डीएनए, मेरे ख्याल में ये तो कोई बात ही नहीं रहेगी पीछे, ये तो कोई मुश्किल है ही नहीं, खुद ही बताते जाओ। पहले नाम का क्या फर्क है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का क्या फर्क है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, राइबो न्यूक्लियोटाइड, 3 चीजें लगी हुई है न्यूक्लियोटाइड में, 2 का फर्क है। पेंटोज शुगर इधर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज, उधर राइबोज। और आगे क्या फर्क है, नाइट्रोजन बेस का ब्लू में लिखी हुई है, इधर थायमीन, उधर यूरासिल। पेंटोज सेम, सॉरी फॉस्फेट सेम, फॉस्फेट का फर्क नहीं। उसके बाद आगे डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल कैसे होते हैं, कॉइल्ड और एंटी पैरेलल। लोकेशन न्यूक्लियस मेनली, साइटोप्लाज्म मेनली, बाकी दोनों ऑर्गेनेलिस कॉमन, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड। रोल क्या है, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और ये क्या करते हैं, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन।